कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 वर्ष पर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के लंबे वक्तव्य से लिया गया यह उद्धरण है, जिससे वर्ग संघर्ष को समझने की एक नई दृष्टि निकलती है। आइए इस विचारोत्तेजक टिप्पणी पर गौर करें। अक्सर कहा जाता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि कम्युनिस्ट वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और हिंदुस्तान में वर्ग नहीं चलता। ये धारणा बहुत गहराई तक बैठी हुई है और इसे फिर से देखने की जरूरत है। इसमें कहीं न कहीं कम्युनिस्टों की भी कमी रही है। वर्ग संघर्ष को जिस रूप में हमने समझा और जिस तरह से उसे प्रैक्टिस किया, उसमें एक संकीर्णता रही है। उसे अक्सर सिर्फ आर्थिक दायरे तक सीमित कर दिया गया, जबकि वर्ग और वर्ग संघर्ष को उसकी समग्रता में समझना एक बुनियादी सवाल है। अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसकी शुरुआती पंक्तियां ही कहती हैं कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसका मतलब यह है कि वर्ग एक सामाजिक श्रेणी है। अगर वर्ग एक सामाजिक श्रेणी है तो उसमें समाज की तमाम विविधताएं और जटिलताएं शामिल हैं। लेकिन हम अक्सर वर्ग को एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट या काल्पनिक रूप में सोच लेते हैं, जो वास्तविक समाज में कहीं दिखाई ही नहीं देता। जबकि वर्ग संघर्ष का असली मतलब है समाज को उसके ठोस, वास्तविक रूप में समझना और उसे बदलना। वर्ग कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक ठोस सामाजिक अस्तित्व है। इसी तरह लेनिन की रचनाओं में बार बार यह बात आती है कि वर्ग संघर्ष सिर्फ पूंजी और श्रम के बीच की आर्थिक लड़ाई नहीं है। हम अक्सर मजदूरी की लड़ाई को तो वर्ग संघर्ष मान लेते हैं, लेकिन सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को वर्ग संघर्ष के रूप में पहचान नहीं पाते। धान अगर किसान जमीन बचाने के लिए या न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ता है तो हम कहते हैं ये वर्ग संघर्ष है। अगर मजदूर लड़ता है तो यह वर्ग संघर्ष है। लेकिन सत्ता जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह वह दमन और उत्पीड़न कर रही है, पावर जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, हर स्तर पर उस सत्ता के खिलाफ खड़ा होना ही तो वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष की हर अभिव्यक्ति के अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आयाम होते हैं। इनके बिना कोई वर्ग संघर्ष होता ही नहीं। और हमें ये स्वीकार करना होगा कि कहीं न कहीं हमारी समझ और व्यवहार में एक तरह की यांत्रिक और सीमित सोच हावी रही है, जिसे अब बदलने की जरूरत है। और अगर इसे बदलना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ग कोई संकीर्ण आर्थिक श्रेणी नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक श्रेणी है और एक व्यापक श्रेणी है। वर्ग की इस व्यापकता को अगर सही मायनों में समझना है तो उस बड़े सी के साथ 2 और सी और 2 जी को जोड़ना होगा, जिनके बिना वर्ग की कोई ठोस समझ बन ही नहीं सकती। वे 2 सी हैं कास्ट, जाति और कल्चर, संस्कृति, और वे 2 जी हैं जेंडर, लिंग और जनरेशन, पीढ़ी। इनके बिना आप समकालीन समाज की वास्तविक संरचना में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बाबा साहेब अम्बेडकर जब कहते हैं कि जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रम करने वालों यानी श्रमिकों का विभाजन है, तो उनका मतलब बिल्कुल साफ है। वे ये कह रहे थे कि अगर हमें श्रमिकों को एकजुट करना है तो जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। इसी समझ के आधार पर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। अब सवाल यह है कि श्रमिकों को एकजुट कैसे किया जाए जब वही श्रमिक जाति के आधार पर बटे हुए हों। अगर जाति व्यवस्था से पैदा हुए पूर्वाग्रह, विशेषाधिकार और अहंकार को हम अपने भीतर ही आत्मसात कर लें तो श्रमिकों की एकजुटता कभी बन ही नहीं सकती। इसका सीधा मतलब यह है कि जाति विरोधी संघर्ष के आधार पर ही श्रमिक एकता संभव है। इसलिए जाति विरोधी संघर्ष कोई अलग या गौण मुद्दा नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और विविध परंपराएं हैं, ये और भी अहम हो जाता है। आज अगर फासीवाद के सामने कहीं कोई वास्तविक रुकावट मौजूद है तो वह मुख्यतः दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में दिखाई देती है, जहां अब तक सांस्कृतिक प्रभुत्व पूरी तरह उसके हाथ में नहीं गया है। उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर उसने लगभग कब्जा कर लिया है। इसमें सांस्कृतिक स्तर पर लोगों को बहुत फर्क नहीं दिखता है। असम में कभी एक मजबूत अस्मिता राष्ट्रवाद हुआ करता था, आज उसे लगभग पूरी तरह हिंदूकरण के भीतर समाहित कर दिया गया है। असमिया राष्ट्रवाद को उसने अपने हिंदू राष्ट्रवाद के ढांचे में समेट लिया है। बंगाल में बंगाली राष्ट्रवाद अब भी प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन वहां भी उसका तीव्र हिंदूकरण किया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर जो फिजूल और बनावटी बहस खड़ी की गई है, वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जो काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं कर सके, उसे बंकिम चंद्र को सामने लाकर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण भारत में देखिए, तमिल राष्ट्रवाद आज भी संघर्षरत है। द्रविड़ विचारधारा आज भी जीवित है और प्रतिरोध कर रही है।
लेकिन उसके भीतर भी घुसपैठ की पूरी कोशिश लगातार जारी है। हमें ये समझना होगा कि यह सिर्फ किसी एक राज्य या क्षेत्र का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे देश में संस्कृति का सवाल है। और सवाल यह है कि क्या हम इसे वर्ग संघर्ष से अलग करके देखेंगे। एक समय था जब आईपीटीआई के साथियों ने संस्कृति के मोर्चे पर असाधारण काम किया था। हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर की पूरी कल्पना, उसकी भाषा, उसकी संवेदना, उसके गीत, ये सब बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट आंदोलन से निकला था। जब तब इतना शक्तिशाली सांस्कृतिक हस्तक्षेप संभव हुआ था, तो आज क्यों नहीं? आज इस व्यापक हिंदूकरण और हिंदुत्व के खिलाफ वह वैकल्पिक संस्कृति, वह कल्पनाशीलता, वह आवेग अपने वर्ग संघर्ष का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता? अब उन दो जी की बात करें, जेंडर, लिंग और जनरेशन पीढ़ी। इनके बिना हमारा पूरा वर्ग संघर्ष अंततः पुरुषों का वर्ग संघर्ष बनकर रह जाता है। जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो अलग से कहते हैं कामकाजी महिलाएं। लेकिन सवाल यह है कि काम न करने वाली महिलाएं आखिर कौन हैं? हर महिला कामकाजी है, इसलिए वे श्रमिक हैं। आज के समय में हमारे सामने श्रमिक वर्ग आंदोलन को एक व्यापक और नए नजरिए से देखने और गढ़ने का एक बड़ा अवसर मौजूद है।